मौसमी, प्रियतमा, हाँ आवाज आ सर। रहा है? तुम लोग हो ना? हाँ सर। मुझे हाँ लगा सर। हाँ सर है। तुम लोग ये सब नेगेटिव न्यूज़ सुन के चिंता में पड़ गए। अरे सच छोड़ो। नेगेटिव न्यूज़ से क्या करेंगे। चलो, गुड इवनिंग सर सबको फिर से एक बार। ओके, चलो सर, हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। ऐसे वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर लास्ट क्लास किसी का मिस था तो प्लीज़ लास्ट क्लास एक बार कर लो। अगर नहीं मिला है तो फिर मुझसे बोलो सर, मैं हम लोगों को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड है। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किया था और प्रोविजंस को भी रीड किया था। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन सिंपल। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि सर वैल्यू ऑफ सप्लाई है क्या, तो फिर सिंपल इतना मैं बोल जरूर सकता हूँ कि सर जीएसटी आप लोग जानते हो ना सर, जीएसटी कितना भयंकर चीज़ें हैं, है ना सर। जीएसटी इतना भयंकर मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जीएसटी से देश का पैसा आता है। हम लोग सरकार को जीएसटी के थ्रू से इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्या है बोलो तो? इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा स्पेशलिटी है कि भिखारी को भी देना पड़ता है। ये सर नो, प्लीज टेल मी। हाँ सर, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्या है कि भिखारी भी पे करता है इसको। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट पे ही आपको टैक्स देना पड़ता है ना। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये एक बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि ये किसी को भी देना पड़ सकता है। और देना मतलब देना पड़ सकता है नहीं, मतलब देता ही है वो। जैसे भिखारी कैसे दे देता है? सपोज एक, हर क्लास में मैं बोलता हूँ, सपोज एक क्या बोलते हैं सर, एक लाइफ बॉय साबुन साबुन खरीदेगा, एक लाइफ बॉय साबुन खरीदेगा तो भी पेमेंट करेगा, तो उसके अंदर भी जीएसटी है, लिखा रहता है ना सर प्रोडक्ट के अंदर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो दैट इज द रीजन कि जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट पॉइंट इज दैट कि इसका वैल्यूएशन क्या कैसे क्रिएट करेगा। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ केस स्टडीज करूंगा। केस स्टडीज मतलब कुछ ऐसे केस स्टडीज क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको अलग अलग केसेस के ऊपर फोकस करूंगा, जिसमें आपको इतना पता चलेगा कि सर मतलब वैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है। मतलब ऐसे इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपको आइडिया मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। तो ध्यान से सुनिएगा सर कि क्या क्या कॉन्सेप्ट में बात करूंगा, तो धीरे धीरे आप लोग फोकस करो क्लास में, समझ में आएगा। जैसे मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में रोज एक चीज़ बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इसको इतना वाइटल या इतना अहमियत इसलिए दिया जाता है बिकॉज सरकार को काफ़ी अच्छा खासा इनकम इस पर्टिकुलर जीएसटी से मिलता है। कितना आप देख पा रहे हो ना सर, अगर किसी एक ईयर में गवर्नमेंट को अगर 33.5 ट्रिलियन अगर ग्रॉस रिसिप्ट होता है, उसमें से 6.5 ट्रिलियन अगर स्टेट को देता है, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सर, बाकी नेट रिसिप्ट 27 ट्रिलियन है, तो उसका करीब 6.1 ट्रिलियन आता है जीएसटी से। बाकी इनकम टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अनदर वे। 6.1 ट्रिलियन कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनी जो बिजनेस करता है वो सरकार को पेमेंट करता है टैक्स के हिसाब से। बाकी कुछ मार्केट लोन्स होते हैं, सिक्योरिटी एंड स्मॉल सेविंग से कुछ गवर्नमेंट को इनकम हो जाता है, डिविडेंड प्रॉफिट से कुछ 2 ट्रिलियन के आसपास। 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू व्हाट सर, 1 लाख करोड़ का। ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्या है, मनी पाइपलाइन है, सोर्स है सर इंडियन बजट। इस बार मैंने जो बजट का क्लास करवाया था सर, उस बजट बजट मतलब सर एक्चुअली फेब्रुवरी महीने में आई थिंक, जो लोग उस टाइम पे थे क्लास में, फेब्रुवरी में जब बजट आया था तो उसमें मैंने ये टॉपिक को डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। तो जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा, बट उसका वैल्यूएशन कैसे क्रिएट करेंगे। उसका वैल्यूएशन मतलब आप ट्रांजैक्शंस हम लोग करेंगे, लेकिन क्या कौन सा वैल्यू, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है, किस वैल्यू पे एक्चुअली चार्ज होता है। लास्ट वाला क्लास में भी हम लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया था कि कौन सा अमाउंट पे एक्चुअली जीएसटी चार्ज होगा या होना चाहिए। तो वही है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर जीएसटी बना हुआ है। तो आज कुछ केस स्टडीज करेंगे। और एक चीज मैं भूल गया था मतलब टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में टाइम ऑफ सप्लाई जो था, टाइम ऑफ सप्लाई, इसके अंदर सर टाइम में दो कॉन्सेप्ट है। एक आपका गुड्स, ठीक है, किस टाइम पे जीएसटी चार्ज होगा ये मैंने करवाया था। ठीक है, जीएसटी का टाइम क्या होना चाहिए, एक गुड्स का और एक सर्विस का। तो मैंने स्किप कर दिया गलती से, वो मैंने तौथा ने मुझे बताया कि सर आपने तो बोला ही नहीं। तो गुड्स का जो टाइमिंग का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिटेल्स चर्चा हो गया था। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक या उससे पहले वाला वीक में। और लेकिन सर एक सर्विस का भी एरिया है, ठीक है, उसके बारे में मैंने बोलना भूल गया था। थोड़ा बहुत डिफरेंस है
गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस के टाइम ऑफ सप्लाई में, तो मैं उसमें भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज वैल्यू पे ही थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक है। फिर मैं सर्विस ऑफ मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में भी उसके बाद मैंने जो स्किप कर दिया था गलती से उसको मैंने चर्चा कर लूंगा। एक्चुअली बीच में एक वीक क्लास नहीं हुआ था, तो मैंने ना थोड़ा कैलकुलेशंस करने में गलती कर दिया था, ठीक है, मैं वो भी करूंगा आप लोगों के साथ। ओके सर, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना सर? हाँ सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ सर। ओके सर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे थोड़ा सा ध्यान दो सर। सिंपल, मैं थोड़ा थोड़ा सा पुराना क्लास भी बताऊंगा। एक्चुअली मुझे लास्ट दिन का नोट्स थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, 1 मिनट में थोड़ा सा वेट करो। तो लास्ट दिन में जिस नोट से आप लोगों को ओवरव्यू दिया था वो वाला नोट्स मुझे मिल नहीं रहा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का नोट्स था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का नोट्स जो था, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है। एक सेकेंड, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट। उसमें मैं ओवरव्यू जो दिया था उसको मैं एक बार आप लोगों के साथ फिर से चर्चा कर लूँगा। लास्ट दिन हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पे दो नोट्स, दो क्वेश्चन किया था, ये सबको याद है जो लोग क्लास में थे सर? दो क्वेश्चन किया था, ये याद है ना सर सबको? कॉपी में होगा ज़रूर, लेकिन मैं नोट्स हाँ आप लोगों सर। को शेयर नहीं किया था, वही मैंने गलती कर दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई, अच्छा ठीक है, चलो बाद में शेयर करेंगे फिर, अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है, बाद में बताते हैं। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। देखो, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था कि अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई अनरिलेटेड पार्टी को करते हो तो विद द प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन। अनरिलेटेड पार्टी मतलब सर नॉर्मली हम लोग बिजनेस क्या रिलेशन में करते हैं कि अनरिलेटेड रिलेशन में ही ज़्यादा बिजनेस करते हैं? रिलेशन में बिजनेस होता है क्या? मतलब क्या हम लोग अपना मतलब जो भी रिलेटेड है हम लोग का जो रिलेटिव्स है, क्या उनके साथ हम लोग बिजनेस करते हैं सर? मतलब बुआ, मौसी, चाची, चाचा, ताऊ, इनके साथ बिजनेस होता है क्या? ना। सिंपल बात है, ठीक है। तो इसीलिए रिलेटेड और अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपली यहाँ पर बोला गया। अब आप लोग पूछोगे सर ऐसा ज़रूरी था क्या कि रिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड पार्टी के बारे में अलग से बोलने का? हाँ सर, ज़रूरी इसलिए था बिकॉज बिजनेसमैन क्या करता है ना, बिजनेसमैन बहुत केस में अनरिलेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शंस दिखा के अपना बिजनेस का वैल्यूएशंस को अप डाउन कर देता है। मतलब सेल उतना हुआ नहीं है पर सेल ज़्यादा करके दिखा देगा, या फिर सेल कम हुआ है, मतलब दो कारण हो सकता है। आप अगर ज़्यादा सेल टैक्स शो करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा बैंक लोन मिलता है। आप बात को समझना सर, अगर आप ज़्यादा बैंक लोन चाहते हो तो आपको ज़्यादा सेल टैक्स दिखाना पड़ेगा। पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप शो कर सकते हो कि भाई आपका आप अच्छा सेल टैक्स दे पा रहे हो, मतलब सेल टैक्स मतलब जीएसटी, समझ रहे हैं ना सर? सेल टैक्स मीन्स जीएसटी। तो अगर आप ज़्यादा जीएसटी देना चाहते हैं, सर ज़्यादा जीएसटी देके, अरे सर किसी महीने में अगर मानो कि 1 लाख जीएसटी ज़्यादा देके अगर मुझे 5 लाख 7 लाख का एक्स्ट्रा लोन मिल जाता है बैंक से, तो बिजनेसमैन उसको ज़रूर लेगा अगर उसको लोन का ज़रूरत है तो इसलिए वो क्या करेगा, वो रिलेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शन शो करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है। आप बात समझ रहे हैं ना सर? सेल को मैनिपुलेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ सर, इज इट पॉसिबल कि मैनिपुलेट कर सकता है? एकदम पॉसिबल है सर, सेल मैनिपुलेट कर लेगा। लेकिन अब सेल को मैनिपुलेट इंक्रीज करके भी कर सकता है और डिक्रीज करके भी। नॉर्मली डिक्रीज करने का ज्यादा इरादा होता है बिकॉज ताकि
जीएसटी कम देना पड़े, ये सबसे ज्यादा इरादा देखा जाता है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा डिक्रीज का ही इरादा दिखे, इंक्रीज का भी इरादा दिख सकता है। तो अगर सेल को डिक्रीज करके शो करेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शो करके, ठीक है, दिखाना तो पड़ेगा ना भाई, किसको किसको सेल किए हो दिखाओ, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी में क्या होता है कि आप जो प्राइस है उसको अप डाउन कर सकते हो, रिलेटेड पार्टी में प्राइस अप डाउन हो सकता है। तो इसीलिए इस केस को थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंटली देखा गया है। दैट इज द रीजन वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विद ए प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन। अनरिलेटेड पार्टी में प्राइस जो है उसी को सोल कंसिडरेशन माना जाएगा, मतलब उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका डेटा मैं आपको बताता हूं। और डिस्काउंट का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपसे आगे आगे बात करता हूं कि सर क्या क्या डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो बेसिकली डिस्काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट दिन में कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था, उसके अंदर भी डिस्काउंट को दिया था मैंने। ये था ना सर, एक ब्लैक एंड व्हाइट का क्वेश्चन किया था, मुझे याद आ गया सर। हाँ सर, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन था, आप लोग कॉपी चेक करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ये देखो सर, स्टार्टिंग में ही लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो 50,000 का एक आपका क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स, ठीक है। फिर नीचे आपको डिस्काउंट्स का भी डेटा मिला था, ठीक है। पैकिंग चार्जेस म्यूनिसिपल अथॉरिटी को जो देना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लास्ट क्लास में किया था। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है सर। क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने इस क्लास में नहीं किया था जो लोग, उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक बार कर लो, बाकी तो समझ धीरे धीरे आ ही जाएगा। अच्छा, तो जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जीएसटी कब पे करना पड़ता है, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, या तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब गुड्स सप्लाई करोगे, या तो सर्विस दोगे फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आप जो भी कर रहे हो सर, बिजनेस करने के लिए कर रहे हो ना। हेलो, आप मेरा बात को समझिएगा, आप जो भी कर रहे हो आप अपने बिजनेस को करने के लिए करो ना। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब आपका इरादा बिजनेस को करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आज मन हुआ तो मैंने किसी को कोई गुड्स दे दिया, आज मन हुआ तो किसी को कोई सर्विस दे दिया। अरे नहीं, मन होने से बात नहीं बनता यहाँ पर। यहाँ पर आपका इरादा पक्का बिजनेसमैन का होना चाहिए, और बिजनेसमैन आज कल नहीं करता है। बिजनेसमैन जो करता है वो पक्का करता है। हाँ, फेलियर हो सकता है, बिजनेसमैन फेलियर जरूर हो सकता है, बिजनेस करने से फेलियरिटी तो आ ही सकता है, बट उसका इरादा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि भाई हम फर्दरेंस मतलब मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही मैंने आज गुड्स का सप्लाई किया, ठीक है, या फिर मैंने सर्विस दिया फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑन सर्टेन सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 टू द सीजीएसटी एक्ट। ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी, इट इज लिवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के परसेंटेज में जीएसटी लगता है, ठीक है। परसेंटेज है सर 5% जीएसटी, 12% जीएसटी। हम लोग परसेंटेज का भी एक क्लास किए थे, जिन लोगों ने उस टाइम पे क्लास किया था सर, ये कितना कितना परसेंटेज ऑफ जीएसटी चार्ज होता है। एंड इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू अराइव एट द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। आपको वैल्यू पे कैसे पहुंचना है जिसके ऊपर एक्चुअली टैक्स पे किया जाता है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेट आउट द मैकेनिज्म टू कंप्यूट सच वैल्यू बेसिस विच सीजीएसटी, आप लोग जानते हो सर, मेनली सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना, या फिर यूटीजीएसटी। सर यूटीजीएसटी कब लगता है, जब आप यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शंस करते हो। ऐसे सबको पता है ना सर, इंडिया में कितना यूनियन टेरिटरी है और कितना स्टेट्स है। हाँ सर, इंडिया का करेंटली कितना यूनियन टेरिटरी और कितना स्टेट्स है, सबको पता है? बोलो ना सर, कितना यूनियन टेरिटरी और कितना स्टेट्स? अनुज बोल, इंडिया में करेंटली कितना यूनियन टेरिटरी है और कितना स्टेट्स है? हेलो, बोल रहे कोई तो बोलो। हाँ सर, कितना यूनियन टेरिटरी और कितना स्टेट्स बोल तो। 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट्स और 8 या 9। 8, वो थोड़ा चेंज हुआ हाँ इसीलिए मैंने पूछा। कश्मीर स्टेट था पहले, अभी कश्मीर अब और यूनियन लद्दाख, हाँ ये अलग हो गया ना, कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया है, तो 2 यूटी हो गया इधर से। तो पहले 29 था, एक स्टेट चला गया तो 28 हो गया, और पहले 7 यूटीज था, 7 यूटीज था, उस पर लद्दाख और जम्मू ऐड हो गया, तो फिर अल्टीमेटली एक एडिशन हो जाएगा, तो इसलिए +1, तो इसलिए 8 यूटीज हो गया। तो ये है करेंटली इंडिया का स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब तो बहुत ज़रूरी है, आपका जियोग्राफी भी बड़ा मस्त होना चाहिए, ठीक है। भारत का ज्ञान होना ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी है।
भारत कर कहाँ पर क्या है, किस तरह का लोग है, यू हैव टू नो दिस थिंग्स। ओके, ये सब धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। चलो सर, हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली CGST, SGST, UTGST, यूटी इसको कब होता है सर, कब CGST SGST लगता है? इंट्रा स्टेट में। हाँ, तथा इंट्रा स्टेट में लगता है ना CGST SGST। मतलब इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर। जैसे अनुज मान की आसाम के अंदर अगर तेरे आसाम के अंदर गुवाहाटी से सिलचर कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है रे? गुवाहाटी से सर सिलचर होगा कुछ 500 500 हाँ 500 500 होगा ऑलमोस्ट। हाँ सर। ऑलमोस्ट। ओके, गुवाहाटी से सिलचर ये दोनों ही आसाम के अंदर आता है। हाँ सर, लेकिन वो रास्ता थोड़ा मतलब अजीब टाइप का है सर, मेघालय होके जाना पड़ता है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही आसाम के अंदर आता है ना। हाँ सर। तो जब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस होता है, गुवाहाटी से सिलचर सेम स्टेट है, तो इसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली पहले मेघालय भी आसाम का पार्ट था। ठीक है पहले मेघालय आसाम के अंदर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम सब आसाम का ही पार्ट हुआ करता था। अहोम था सर तब, अहोम। हाँ तब अहोम बोलता था सर इसको, आसाम हाँ नहीं। हाँ, अहोम बोलता था एग्जैक्टली। कामरूप और पहले तो कामरूप बोला जाता था। ठीक सर है, वो और काम तो उनका ये है, गुवाहाटी है। हाँ गुवाहाटी को ही तो मैं एक्चुअली उसी के नाम पे पूरा कामरूप, मतलब एक्चुअली बहुत पुराना जमाने का बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है तब सर कामरूप नाम था। और उस टाइम जियो पे जियो और इतना। इसका पूरा कैपिटल हुआ करता था शिलोंग। शिलोंग कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, वो स्टोरी में कभी बताऊंगा मैं। ठीक है चल। अच्छा, तो गुवाहाटी से अगर सिलचर जा रहे हैं, जो आसाम में ही दो बड़ा सिटी है, तो ये सेम स्टेट है, तो सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस होगा ना। तो सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा, तो इस पे क्या लग जाएगा सर? सेम स्टेट में इसमें CGST लगेगा और SGST लगेगा। ठीक है, CGST लगेगा एंड SGST लगेगा। ओके, और जब स्टेट चेंज होगा, सपोज तुम गुवाहाटी से किसी प्रोडक्ट को वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर में या कलकत्ता में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपका IGST लग जाता है। क्या लग जाता है? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बात तो ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बताया। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है। जब सेम स्टेट के अंदर हो तो CGST SGST उसमें कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और कुछ पार्ट स्टेट के पास। और IGST ट्रांजैक्शंस में भी सेंट्रल कलेक्ट करता है, लेकिन उसमें से भी कुछ पार्ट सेंट्रल भी स्टेट को बाद में देता है सर, रेमिट कर देता है। वो सब बातें आप लोगों को मैं आगे आगे बताऊंगा, जब आप लोगों को मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट बताऊंगा। इसके बाद मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तब मैं आप लोगों को ये ITC के कॉन्सेप्ट में कि कितना इनकम कौन करता है और किसको कितना देना पड़ता है, उसका पूरा हिसाब किताब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल चलो सर वैल्यूएशन में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अच्छा, सेक्शन 15 ऑफ द CGST Act, supplemented with rules under Chapter 4, determination of value of supply of CGST rules, prescribe the provisions for determining the value of supply of goods and service. Section 15 of the CGST Act provides common provisions for determining the value of supply of goods and services. It provides a mechanism for determining the value of a supply which is made between unrelated person, and when price and only the price is the sole consideration for the supply. When value cannot be determined under Section 15, and in case of certain specific cases the same is determined using Chapter 4 में, Chapter 4 मतलब GST Act के Chapter 4 में CGST रूल के अंदर बताया गया कि जब डिटर्मिनेशन में दिक्कत हो, तब चैप्टर 4 में इसके अंदर बताया गया है कि कौन सा वैल्यूएशंस को लिया जाए। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस है। Provisions of value of supply under CGST Act also been made applicable to IGST Act vide Section 20 of the IGST Act। मतलब CGST Act और IGST Act के अंदर ऑब्वियसली देखो मैक्सिमम केस में CGST Act को ही मेन इंपॉर्टेंट एक्ट माना गया है, और बाकी स्टेट का भी अपना GST Act है, IGST का भी एक अलग बना गया है। बट हम लोग मेनली सेंट्रल लेवल में जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टेट का जब हम लोग स्टेट के भी ज़्यादा फोकस नहीं है हमारे पढ़ाई में, बिकॉज हम लोग अगर अभी एक एक स्टेट का अलग अलग भी कुछ रूल्स बना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जब कोई बंदा किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करता है ना GST लेवल में, तब उनको ये ज़रूरी होता है। बट मेन CGST रूल से ही, CGST एक्ट से ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको एक्चुअली वैल्यूएशंस के टाइम पे जरूरी है। जैसे एजेंट कौन है, रेलिवेंट डेफिनेशंस पे आप देख सकते हो। एजेंट मीन्स अ पर्सन
इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, हाँ, अरेटिया, डेल क्रेडियर एजेंट और ऑक्शनियर। एक्चुअली वो डेल क्रेडियर एजेंट, अरेटिया भी एक तरह का एजेंसी है। एन ऑक्शनर और एनी अदर मार्केंटाइल एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में एक्चुअली इसके बारे में बोला गया है। ये सब जो डेफिनेशंस है ना, ये सिंपल है सर, फिर भी आपको मैं यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ, बिकॉज बहुत केस में ऐसा होता है कि एजेंट के थ्रू से बिजनेस होता है, तो इन दैट केस ये सब जरूरी होता है। देख सकते हो आप एजेंट के बारे में एकदम स्टार्टिंग से कितना सुंदर बोला गया है सर कि कितना तरह का एजेंट है। फैक्टर है सर, फैक्टर कौन होता है जानते हो आप लोग? फैक्टर मतलब बेसिकली जो बैंक के बिहाफ में काम करता है, कि आप लोग जानते हो ये फैक्टरिंग सर्विस। फैक्टरिंग सर्विस में क्या होता है, बैंक लोन देता है ना सर लोगों को, हाँ, बैंक लोगों को लोन देता है ना, बोलो ना सर, बोलो सर, इसमें क्या बड़ी हाँ बात सर। है? बैंक अगर लोन देता है तो फिर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना सर जो लोन वापस नहीं करता। तो जब कोई लोन वापस नहीं करता तो वो फैक्टरिंग सर्विस लेता है। फैक्टरिंग कौन होता है सर? ये इसको आप बोल सकते हो कि ये देखो सर, इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस इन विच बिजनेस एंटिटी सेल्स इट्स बिल्स रिसीवेबल्स टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट इन ऑर्डर टू रेज फंड्स। इट डिफर्स फ्रॉम इनवॉइस डिस्काउंटिंग। मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि ये एक तरह का रजिस्टर्ड गुंडा टाइप का बोल सकते हो। मतलब ये फाइनेंशियल नॉलेज रखता है बट इनके पास थोड़ा पावर ऑफ अटॉर्नी चला जाता है। सपोज मानो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट में 50 करोड़ लोन बाकी है, पेमेंट नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो एसबीआई बोलेगा कि भाई 50 करोड़ मेरा मार्केट में पड़ा हुआ है, फैक्टरिंग को दे दिया। फैक्टरिंग क्या करेगा, इनसे ये 50 करोड़ थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में खरीद लेगा, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस में इसको खरीद लेगा। फैक्टरिंग के पास इतना पैसा होना चाहिए जो फैक्टरिंग सर्विस देगा। फिर मार्केट से ये पैसा वो किसी भी करके उठाएगा, डरा के धमका के, मतलब जितना एक जरूरी है सर ऑब्वियसली। एक तो वो तो लोन ना दे के गलत कर रहा है, बट ऑब्वियसली ह्यूमनिज्म के अंदर रह के जितना वो कर सकता है, जितना पावर उनको गवर्नमेंट दे के रखा है, उतना पावर को यूज करके वो पैसा को वापस करेगा और उससे उसका अपना इनकम वो कर लेगा। दिस इज एक्चुअली फैक्टरिंग सर्विस। नॉर्मली इसके बारे में मैं फाइनेंस में पढ़ाता हूँ, नोट्स लिखाता हूँ कि व्हाट इज फैक्टरिंग सर्विस। बट ये है फैक्टर, तो ये भी एक तरह का एजेंसी काम ही है जो किसी के बिहाफ में काम करता है। आप लोग पहले सुने हो सर ये फैक्टरिंग के बारे में? हाँ सर, इस तरह का रजिस्टर्ड, ना सर, हाँ ऐसे होता है सर, यही लोग तो नहीं जो सुने, लोन, लेकिन देखा है सर, कोलकाता में देखा है। हाँ मूवीज वगैरह में जरूर देखे होंगे। हाँ ना सर, बस कोलकाता में सर गाड़ी कोलकाता के में, रिकवरी सामने एजेंट ना गाड़ी को प्रॉपर। रुका के मतलब हम लोग को उतार दिया था कि पेमेंट नहीं किया है। अच्छा तो आपका सर, आपका उसके सामने बागुएटी के सामने हुआ था। अच्छा, हाँ बोलता था कि बोल चिली। सर रिकवरी एजेंट ना। हाँ रिकवरी एजेंट, ऑब्वियसली इनको फैक्टर बोलते हैं सर। फैक्टरिंग सर्विस इसका मेन नाम है, फैक्टरिंग सर्विस, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एजेंट है। ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अरहेटिया, ये कौन होता है सर? इसके बारे में थोड़ा जान लो। फैक्टरिंग कमीशन एजेंट तो आप लोगों ने सुना, बट अरहेटिया के बारे में भी थोड़ा डेफिनेशन में दिखा देता हूँ आपको। मैट में भी है, ये भी कमीशन एजेंट है। इन शॉर्ट कमीशन एजेंट, अरहेटिया मींस एजेंट हु इज डूइंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। सिंपल, वही मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो किसी के बिहाफ में बिजनेस करते हैं उसको अरहेटिया बोलते हैं। सिंपल, ये एक वर्ड्स है, यूज किया जाता है। अच्छा, डेल क्रेडियर, इसके बारे में तो जो लोग अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर बोलूंगा सर, कंसाइनमेंट पढ़े हो सर आप लोग? कंसाइनमेंट अकाउंट किए हो सर आप लोग? मैम के पास जो लोग अकाउंट्स करते हैं उन लोग जरूर पढ़े होंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स क्या रे। रोशनी, मौसमी, आई होप आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे। हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट सीएमए में भी है, सीएस में भी है, नहीं सीएस में नहीं है, हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी सीएस कॉलेज में है कि नहीं है। हाँ कॉलेज में भी पढ़े होंगे ऑब्वियसली कंसाइनमेंट। तो डेल क्रेडियर एजेंट एक्चुअली जो स्पेशल कमीशंस में, थोड़ा लार्ज कमीशंस में काम करते हैं, डेल क्रेडियर नॉर्मल कमीशन एजेंट से थोड़ा अलग होता है। ऑक्शनियर, ये भी एजेंसी सर्विस देता है। मार्केंटाइल एजेंट तो है ही सर, हु कैरीज बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। सिंपल, दिस इज इन सिंपल एजेंट होते हैं सर। तो ये सब अलग अलग डेफिनेशंस क्यों जरूरी हो जाता है जानते हो? क्योंकि कभी कभी बिजनेस खुद सब बिजनेस का सप्लाई नहीं करता है, बट किसी के थ्रू से करता है। तो जब थ्रू आ जाए तब उनका डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। जैसे सेल्स क्या है, कंसिडरेशन क्या है, इसमें से काफी सारा चीज आप लोग जानते हो। तो मैं डेफिनेशंस में उतना ज्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ना दूसरा चैप्टर्स में डेफिनेशंस के बारे में बोला है।
ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही लेके आ जा रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ बोला था। मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट के थ्रू से आप लोगों को बता दे रहा हूँ सर कि ये वैल्यूएशंस कैसे कैसे करेंगे। जैसे आप रिलेटेड पर्सन्स में बात कर रहे थे, ठीक है, इसमें मैंने भी इसके ऊपर भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि रिलेटेड पर्सन्स जो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 15 में दिया गया, persons including legal persons, ठीक है, deemed as related persons if such persons are officers, director of the another business, such persons are legally recognized partner in business, such persons are employer and employee, a third person's control directly or indirectly or own holds greater than equals to 25% voting stock or share of both of them। मतलब किसी कंपनी में किसी का, सपोज मानो कि मेरा एक कंपनी है, उसमें आप लोगों का वोटिंग पावर है 25%, सपोज अनुज का है या तौथा का है 25% वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर का मतलब क्या हो जाएगा सर? बेसिकली आप कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हो, बेसिकली आप कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हो, इसका मतलब आपके कंट्रोलिंग में बिजनेस है। 25% कोई कमती नहीं होता सर, 1/4 कंट्रोलिंग है उसमें। समझ में आ रहा है सर बात? आस्था, मौसमी, सभी को पूछ रहा हूं सर, आप लोग समझ पा रहे हो कि रिलेटेड पर्सन कैसे कैसे हो सकते हैं? हेलो, हाँ सर। मुझे आस्था, प्रियोतमा, इन लोग का आवाज ही मिल नहीं रहा है। आप लोग सुना, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे सर? हेलो, प्रियोतमा का बोल रहे हैं हाँ। मौसमी, आस्था का क्या नेटवर्क इश्यूज है? नहीं, आस्था तो दिख रहा है। समझ में आ रहा है। ओके सर, ठीक है, मैं सोचा कि आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एक बार पूछ लिया। ठीक है, चलो। बीच बीच में कट जा रहा है, फिर आ जा रहा है अपने आप, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है बस। ओ, नेटवर्क इश्यूज है। अच्छा ठीक है, फिर बाद में शेयर करना पड़ेगा मुझे क्लास, और क्या, एक बार फिर हाँ, से। एक बार कर दीजिएगा। ठीक है। तो सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, तो जो भी है आप समझ रहे ना सर, रिलेटेड पर्सन कितना तरह का हो सकता है। ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ द अनदर बिजनेस, अच्छा, वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल करता है। थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, कोई तीसरा व्यक्ति है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरा तीसरा व्यक्ति को कंट्रोल करता है। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली ए थर्ड पर्सन, सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है। वन ऑफ देम इज द sole agent, one of them is the sole agent or sole distributor or sole concessioner of the other। तो अगर ऐसा बात हो जाए तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आ जाता है, ठीक है। सप्लायर्स टू अनरिलेटेड पर्सन्स वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू पे बात किया है सर। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू पे बात किया है। क्या बात करता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1? When a transaction of supply of goods or service is made between two persons who are not related to each other, such definitions, okay, price is the sole consideration. So supply is between unrelated persons, price is the sole consideration of the supply, and value of supply will be the transaction value, value of supply will be the transaction value। सर इसमें क्या बड़ी बात है? अरे सर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये वैल्यूएशंस के ऊपर डिपेंड करके क्या क्या नहीं हो जाता। जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, तो आई थिंक क्लैरिटी आ जाएगा। हाँ सर, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, दिस इज द प्राइस फॉर द स्पेसिफिक सप्लाई दैट इज बीइंग वैल्यूड, इट इज includes all the amount already paid at the time of supply is being valued for tax as well as the amount payable and not yet paid at that time। The word payable refers to the price that is agreed to be paid for the goods and service, मतलब जो एग्री कर रहा है कि हाँ इसके लिए पेमेंट होगा, ठीक है। पेबल का मतलब क्या है? पे कर दिया या पे करेगा? सर फ्यूचर में पे करेगा, मतलब पे करना पड़ेगा। जैसे होलसेल प्राइस ऑफ 1 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट। अब कुछ एग्जांपल्स आप लोगों का ना पूरा एकदम दिमाग का दही नहीं बनाएगा, बट दिमाग को थोड़ा साफ करेगा। होलसेल प्राइस ऑफ 1 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड, ठीक है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स जो उसका रियल बिजनेस है। ऑर्डिनरी कोर्स और मतलब नॉट ऑर्डिनरी में क्या फर्क है सर? हाँ सर, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? अगर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी है, इसका मतलब उसका वो बिजनेस रेगुलर बेसिस का नहीं है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस में प्लांट है, मशीनरीज है, वो प्लांट मशीनरी को यूज करके बिजनेस करता है। क्या प्लांट मशीनरी रोज रोज बेच देगा क्या? आई एम जस्ट आस्किंग। जिस प्लांट और मशीनरी, जैसे सीमेंट कंपनी है, हाँ,
तो सीमेंट कंपनी अपना जिस प्लांट पे सीमेंट बनाते हैं, क्या वो प्लांट, सीमेंट का प्लांट वो रोज रोज बेचेगा? हाँ सर। नहीं नहीं सर। नहीं ना, तो उसी को बोलते हैं सर जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है उसका, ठीक है। तो वो कभी कभी जब 10 साल 15 साल या 5 साल में अगर उसका बिजनेस, जैसे यहाँ पर आसपास में अंबुजा सीमेंट का एक फैक्ट्री है साकराइल में, मुझे याद आ रहा है अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, बस एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। जैसे ये साकराइल में है, मोस्ट प्रोबेबली साकराइल में है। यस, एकदम मैंने सही पकड़ा, इमेज देख के मुझे पूरा एकदम साकराइल में है, ठीक है। ये जिस तरह से ये अंबुजा सीमेंट का एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री में जो प्लांट वगैरह यूज किया गया है, तो थोड़ी ना ऐसे कि वो प्लांट को रोज रोज बेच देगा। तो जो 10 साल 15 साल में वो प्लांट का कुछ हिस्सा, कुछ एसेट्स वो बेच सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट ये कि वो उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका रेगुलर बिजनेस क्या है? रेगुलर बिजनेस उसका सीमेंट का है। यही मेन बात यहाँ पर कहना चाहता है सर, बस यही, इसी में मेनली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर आप सोचोगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो उसका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, दैट इज उसका ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ₹7,000 होलसेल प्राइस ऑफ 1 metric ton सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 7,000, प्राइस ऑफ 1 metric ton सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड टू अनरिलेटेड कस्टमर वाई, अनरिलेटेड कस्टमर वाई 6,700, ठीक है। होलसेल प्राइस ऑफ 1 metric ton सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 7,000, बट प्राइस ऑफ 1 metric ton सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड टू अनरिलेटेड कस्टमर 6,700। तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? 7,000 मानेंगे कि 6,700 मानेंगे? हाँ सर, value of supply made by X limited to Y is the 6,700 which is the price actually paid or payable and not the wholesale price। जो पेमेंट एक्चुअली आपको मिलेगा, ठीक है, जो पेमेंट एक्चुअली उसको मिलेगा वही उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। 7,000 मिलेगा कि 6,700 मिलेगा? क्या रे रोशनी, 7,000 मिलेगा कि उसको 6,700 मिलेगा? 6,700। तो जो मिलेगा उसी को एक्चुअली वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसीलिए बार बार तब से बोल रहा है, आपका होलसेल प्राइस 7,000 हो सकता है, बट आपका जो दाम आपको मिलेगा, जो पेबल है, ठीक है, वही दाम, विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल एंड नॉट द होलसेल प्राइस। ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बोला है सर, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल ऑर्डिनरीली बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू which is the price paid or payable when the parties are not related and price is the sole consideration। Section 15 of the CGST Act further elaborate various inclusion and exclusion from the ambit of transaction value। For example, the transaction value shall not include discount allowed subject to certain conditions। डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंक्लूजन इन वैल्यू, इंक्लूजन इन वैल्यू, वैल्यू में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, एक्चुअली लास्ट दिन में ना कुछ क्वेश्चंस जब किए थे उसमें बहुत सारा सेक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ था। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब ये जो वैल्यूएशन है 7,000 हो या 7,500 हो या फिर 6,700 हो, सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर एनुमरेटेड एंड डिस्कस्ड बिलो, जैसे कि taxes, duties, cesses, fees, charges other than CGST, SGST, UTGST, GST compensation cess if charged separately। मतलब जो वैल्यूएशन है उसके अंदर सब टैक्सेस, दूसरा कोई टैक्सेस है आ जाएगा, दूसरा कोई ड्यूटी है आ जाएगा, दूसरा कोई सेस है आ जाएगा, दूसरा कोई फीस है आ जाएगा, अदर देन चार्जेस। मतलब जीएसटी वैल्यू के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस नहीं आना चाहिए। सर व्हाट इज जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस? सर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस ये भी एक चार्ज है। ये चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं सर? स्टेट को देता है। किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देता है। मतलब दिल्ली कलेक्ट करता है और फिर एक्चुअली जब जीएसटी एक्ट को लाया गया था, जीएसटी कंपेंसेशन सेस में जब जीएसटी एक्ट को लाया गया था तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस में कॉन्सेप्ट ये बोला गया था कि दिल्ली क्या करेगा, कभी कभी जरूरत पड़ने से कंपेंसेशन सेस चार्ज करेगा, डिपेंड करता है कि किसी बिजनेस के ऊपर। फिर वो कंपेंसेशन सेस मतलब जिसमें स्टेट को शॉर्टेज ना हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, चाहे बिहार हो, उनका कुछ शॉर्टेज था, नॉर्मल जीएसटी में कुछ लॉस था, इसलिए वो सेस चार्ज करके स्टेट को देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया। मतलब ये किसका मांग था? ऑब्वियसली स्टेट का मांग था। अब स्टेट के इस मांग के लिए ही जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी लाया गया। लेकिन ये भी जीएसटी का एक पार्ट है,
ठीक है, जिस तरह का सीजीएसटी है, जिस तरह का एसजीएसटी है, उसी तरह का जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी है। बात समझ में आ रहा है सर? बात समझ में आया? हेलो, हेलो सर, बोलो यस नो, कुछ तो बोलो। है दादा। ठीक है, इफ चार्ज सेपरेटली तो इसको वैल्यू के अंदर नहीं लिया जाता। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? Okay. Payment to third parties, any amount that the supplier is liable to pay, any amount that the supplier is liable to pay in relation to supply, but which has been incurred by the recipient of the supply and not already included in the price. In incidental expenses such as commissions and packing charge charged by the supplier to the recipient of a supply, any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods and service at the time of or before delivery of goods, ठीक है, इंटरेस्ट और लेट फी पेनल्टी आ जाएगा सर, इंटरेस्ट फी लेट फी आ जाएगा। लास्ट दिन क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट फी लेट फी को पढ़ाया था आप लोगों को, इसको भी इंक्लूड किया जाता है वैल्यू के अंदर। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्सिडी अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से मिले वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर सब्सिडी कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ से मिले, वो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस के अंदर आ जाता है सर। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन से सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में बोला है सर कि एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस लिवाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी कंपेंसेशन to state, GST compensation to states if charged separately by the supplier are includable in the value of supply. In case of interstate sale liable to IGST, the value of supply will be include taxes other than IGST and the GST compensation says in terms of third provision of section 20 of the IGST Act. सर कुछ एग्जाम्पल बताओ ना, जल्दी समझ आ जाता है। यस सर, मैं आपको एग्जाम्पल्स में लेके आऊंगा, जल्दी जल्दी में कुछ प्रोविजंस एक बार बता के फिर मैं एग्जाम्पल्स में जाऊंगा। ठीक है सर, जीएसटी हो या इनकम टैक्स, प्रोविजंस के बाहर कुछ भी बात नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ प्रोविजंस को पढ़ के ही मैं आपको जाता हूं सर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज एटसेट्रा व्हिच आर नॉट सबसम्ड इन जीएसटी फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ लिवाइंग जीएसटी। फॉर इंस्टेंसेस, इफ ए सप्लायर ऑफ गुड्स पेज म्युनिसिपल टैक्स in relation to the goods being supplied and charges the same separately, such tax will form part of value of supply. That means municipal tax value of supply का part बनेगा। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस किया था लास्ट दिन, ऐसे क्वेश्चन था सर, ये देखो एक क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 1 में, ठीक है, इसमें हम लोगों ने लिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 5000, याद आ रहा है सर? हाँ, कॉपी चेक करो, मिलेगा, लास्ट क्लास में करवाया था। तो इसको इंक्लूड किया गया था कि एक्सक्लूड किया गया था? अरे तो था, इंक्लूड किए थे कि एक्सक्लूड किए थे? कॉपी चेक करके बता। हेलो, जो लोग क्लास में ये क्वेश्चंस किए थे उनको बोल रहा हूं मैं, म्युनिसिपल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको इंक्लूड किए थे कि एक्सक्लूड किए थे? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इंक्लूड করেছিল। थैंक यू सर, थैंक यू मौसमी। इंक्लूड किया था, मतलब कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे शायद आप लोग, या फिर रिवाइज नहीं किए होंगे, करना चाहिए ना, तो फिर भूल जाओगे नहीं तो। ओके, इंक्लूड किए थे। एक सेकेंड, ओके। अच्छा, टीसीएस क्या है सर यहाँ पर? टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जैसे ये एक्चुअली इनकम टैक्स में जैसे टीडीएस होता है ना, वैसा ही टीसीएस भी होता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स वाइड सर्कुलर नंबर में बोला है क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, टीसीएस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वुड नॉट बी includable as it is an interim levy not having character of the tax.
इस इंटरिम लेवी तो टीसीएस इंक्लूड नहीं होता। ये भी एक तरह का टैक्स होता है, ठीक जिस तरह का टीडीएस काटा जाता है उसी तरह का टीडीएस कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सोर्स से ही। ठीक है सर, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सर एग्जांपल देख पा रहे हैं सर आप लोग? ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, दिख रहा होगा? ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके चलो सर, एग्जांपल पढ़ने से ना थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा, एकदम सिर्फ प्रोविजंस दिमाग खा लेता है कभी कभी। अच्छा, ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी कंपनी, ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कॉन्डक्ट ए डीलर्स मीट। ठीक है, आप लोग जानते हो डीलर्स मीट होता है ना, जो बिजनेसमैन का जो मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो डीलर होता है उनका मीटिंग होगा। जैसे अगर गाड़ी का बिजनेस है तो गाड़ी का डीलर का मीटिंग होगा। इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रांड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, तो इस पर्टिकुलर के लिए ग्रांड बिजनेस ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया वेंडर के साथ टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज। जैसे कि अब क्या होगा सर, मीट होगा तो मीटिंग में बहुत सारी चीजें चाहिए, वाटर चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, ऑडियो सिस्टम चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, कैटरिंग चाहिए, फ्लावर्स चाहिए एट द वेन्यू ऑन द स्टिपुलेटेड डेट्स एट द स्टिपुलेटेड प्राइस। मतलब उस पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर प्राइस पे ग्रांड बिजनेस इज लायबल टू मेक दिस पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड। अब ग्रांड बिजनेस को ये पेमेंट करना होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है। द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी। अब इसमें से सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर अलग है, सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर बोला कि भाई मुझे तो पेमेंट अपॉन डिलीवरी चाहिए। एबीसी कंपनी, ठीक है, एग्रीज टू पे, ABC company agrees to pay the bill raised by the soft drinks vendor on grand business on receiving the crates of soft drink। जैसे ही उसको soft drink का crates मिलेगा वो देगा। The amount is not billed by Grand Biz to ABC company। ये amount जो है ये Grand Biz ने ABC company को bill नहीं दिया। The amount is not billed by Grand Business to ABC company. However, it would be added to the value of supply provided by the Grand Business to ABC company for payment of GST। अब लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस पूरा खेल में सारा का सारा सप्लायर ठीक था, मतलब एक्चुअली ग्रांड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया किसको? एबीसी कंपनी को। क्या बोला? अच्छा, यहाँ पर एबीसी कंपनी क्या है बोलो तो? व्हाट इज द रोल ऑफ एबीसी कंपनी? केस समझ में आ रहा है सर? एबीसी कंपनी क्या करता है यहाँ पर? हाँ सर, एबीसी कंपनी यहाँ पर क्या कर रहा है बोलो तो सर? टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट ना, मीडिएटर, इवेंट मैनेजर ना। अरे बेसिकली एबीसी कंपनी क्या कर रहा है? इवेंट मैनेजर है। उसको क्या बोला भाई डीलर्स मीटिंग होगा, आप अरेंजमेंट करो। ऑब्वियसली मीडिएटर, ठीक ही बोला तूने, मीडिएटर है बट इवेंट मैनेजर है। अब ग्रांड बिजनेस थोड़ी ना अलग अलग सबको पहचानेगा, वो एबीसी कंपनी को जानता है। ग्रांड बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? एबीसी कंपनी के साथ हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ग्रांड बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एबीसी कंपनी के साथ टू कॉन्डक्ट अ डीलर्स मीट। इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रांड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स। अब इसमें क्या हुआ कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट किया वेंडर के साथ। कौन किया? ग्रांड बिजनेस ने कॉन्ट्रैक्ट किया वेंडर के साथ टू डिलीवर गुड्स सर्विसेज लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैटरिंग, फ्लावर्स एटसेट्रा एट द वेन्यू में स्टिपुलेटेड डेट में स्टिपुलेटेड प्राइस में। ग्रांड बिजनेस लायबल टू मेक दिस पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड। ऑब्वियसली उसको देना पड़ेगा। अब इसके बीच में सॉफ्ट ड्रिंक वाले बोल रहे हैं वो पेमेंट चाहते हैं डिलीवरी में, पेमेंट अपॉन डिलीवरी। अब एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर। एबीसी कंपनी जो एक्चुअली इवेंट को देख रहा है वो बोल रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर को कि ठीक है, बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रांड बिजनेस, ठीक है, ऑन रिसीविंग द क्रेडिट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय द ग्रांड बिजनेस टू एबीसी कंपनी। ये बिल जो है ये ग्रांड बिजनेस ने एबीसी को नहीं दिया। द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रांड बिजनेस टू एबीसी कंपनी। However, it would be added to the value of supply provided by Grand Biz to ABC company the payment of GST। मतलब बेसिकली पॉइंट यही है कि इतना सारा चीजों के अंदर एक वाटर सप्लाई जो पेमेंट में ही चाहते हैं, ठीक है, वो उसमें से अलग नहीं हो सकता। बेसिकली ये प्रोविजन इस बात को दोहराते हैं सर कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई। A supplier may need to incur various expenses in order to make a particular supply of goods or services in the normal course. He would pay these amounts and they would form part of the price that he charges from the customers or recipient of supply. However, even if the customer makes direct payment of some such liabilities, अगर वो direct payment भी करता है
to the third parties and the supplier does not include this amount in his bill, it would still form part of the value of supply. अगर कोई डायरेक्ट पेमेंट भी कर दे रहा है, जैसे यहाँ पर एबीसी कंपनी डायरेक्टली सॉफ्ट ड्रिंक वाले को पेमेंट कर रहा है, बट फिर भी ये ग्रांट बेस के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के अंदर रहेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के अंदर ही है, ठीक है, वो बाद में एडजस्ट होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ए पॉइंट टू नोट हियर दैट द अमाउंट पेड बाय द रिसिपिएंट टू थर्ड पार्टीज विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ अंडर दिस क्लॉज ओनली व्हेन द सप्लायर इज अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर ग्रांट बिजनेस का एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी था टू मेक पेमेंट टू सच थर्ड पार्टीज एंड ही सेड द पेमेंट इज इन रिलेशन टू सच सप्लाई. अगर कोई अलग से पेमेंट कर दिया, जैसे एबीसी ने यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक वाले को पेमेंट कर दिया, डायरेक्ट पेमेंट हो गया, फिर भी ये ग्रांट बिज का कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के अंदर होना चाहिए, एबीसी और ग्रांट बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए. बोलो सर, बात समझ में आया? बोलो सर, कोई गड़बड़ है, कोई सवाल है तो भी पूछो, या फिर समझ में आया तो भी बोलो. ग्रांट बिजनेस एंड एबीसी कंपनी का जो खेल है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी वेंडर जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पूरा खेल समझ में आया कि नहीं आया? पेमेंट किसको करना है? ग्रांट बिजनेस को करना है. सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी. एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रांट बिजनेस on receiving the credits of soft drinks. The amount is not billed by the grant business to ABC company. However, it would be added to the value of supply by grant business to ABC company for payment of GST. ये ग्रांट बिजनेस के जो पेमेंट है उसके अंदर जीएसटी पेमेंट के लिए ये सॉफ्ट ड्रिंक का वैल्यूएशन एड ऑन हो जाना चाहिए, बिकॉज इसको अलग करना मुश्किल है. समझ में आया? सर आप लोगों का हाँ ना जो भी हो बोलो, फिर मैं कोशिश करूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ूंगा. क्या रे तो था रोशनी, बोलो, समझ में आया? है दादा. अनुज समझ में आया रे? हाँ सर. तो बोल क्यों नहीं रहे कि समझ में आया कि नहीं आया? सर बोला तो. बोला? अच्छा, मेरे पास आवाज नहीं पहुंचा. तथा आवाज আমি পাচ্ছি না, কেটে যাচ্ছে, ওই জন্য বুঝতে পারছি না. मौसमी, आस्था, आप लोग समझ में आ गया सर? प्रियतमा समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? आज क्या नेटवर्क इश्यूज इतना है सबके वहां पर? ओके. सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी. अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ये इंसिडेंटल एक्सपेंस के बारे में बात करता है. मतलब कोई भी पेमेंट में, कोई भी ट्रांजैक्शंस में इंसिडेंटल एक्सपेंस भी हो सकता है. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कि कमीशन, पैकिंग चार्ज्ड बाय द सप्लायर और एनीथिंग एल्स डन बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस मस्ट बी एडेड टू द वैल्यू. जैसे कि अगर मैं कमीशन का बात करूं, दिस मे बी पेड टू एन एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स. पेमेंट किसको करेगा? एजेंट को करेगा. मैं किसी एजेंट के थ्रू से मेरा प्रोडक्ट सेल करूंगा, मैं किसी एजेंट के थ्रू से मेरा प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो उसका पेमेंट किसको करना है? मुझे एजेंट को क्या देना है? कमीशन देना है. लेकिन वो कमीशन का खर्चा बिजनेसमैन किससे उठाएगा? कस्टमर से उठाएगा ना सर, बायर ऑफ द गुड्स और सर्विस से ही उठाएगा ना. बोलो, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? LIC वाले आपके घर में कमीशन एजेंट भेजता है पॉलिसी करने के लिए. हाँ सर, आप लोगों के घर में कुछ हो ना हो इंश्योरेंस पॉलिसीज तो है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे मैं लाइफ इंश्योरेंस का बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली ये कोरोना का जो सिचुएशंस है, इसमें सर ये इंश्योरेंस बिजनेस ना बहुत बोलबाला है, जो स्पेशली स्टॉक मार्केट लिस्टेड है. जैसे कि ये एक्चुअली हम लोगों का स्टॉक मार्केट का जो हम लोग का पढ़ाई चलता है ना सर, स्टॉक मार्केट एडवाइजरी ग्रुप भी है एक हम लोग का, उसमें भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए. ठीक है, इवन हम लोगों ने बोला था और जैसे बोला वैसा ही कुछ हुआ रिसेंट कुछ पास्ट में. SBI लाइफ का शेयर्स, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट करीब 1 मंथ, अप्रॉक्स 1 मंथ से हम लोग बोल रहे कि 900 तब 890 के आसपास शेयर था इसका. और अभी देखो सर करीब 100 रुपीज़ में, थोड़ा सा लास्ट दिन मार्केट गिरा है, ठीक है, लेकिन ये करीब 100 रुपीज़ 990 तक गया था, 1000 के आसपास चला, 1000 पार हो गया था सर. ठीक है, टारगेट अभी भी है, अभी भी 1030 तक हम लोगों का टारगेट बोला था एक महीने में. SBI लाइफ, ICICI प्रू, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल, ये भी ऑलमोस्ट 500 में था, विद इन 2 वीक्स 556
हम लोग तो और ज़्यादा बोले थे सर, करीब 600 के आसपास, 570 के आसपास चला गया था। और इसका और एक कंपनी है बड़े बड़े मतलब लाइफ इंश्योरेंस में, HDFC लाइफ। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने ही ज़्यादा एनालिसिस किया था और फिर मैंने ग्रुप में बोला भी था। HDFC लाइफ ये भी एक अच्छा कंपनी था। इसका भी शेयर प्राइस में लास्ट एक मंथ में अगर आप देखो करीब ये पॉइंट देख रहे हो सर। इसके बाद एक सेकेंड रुको, इसका कुछ इस तरह का हिसाब है। ये HDFC क्या निकल गया, हाँ HDFC लाइफ ही तो है। HDFC लाइफ में करीब एक सेकेंड 640 समथिंग था, फिर इसको 700 समथिंग में आ गया था। यस 640 समथिंग था, 700 में आ गया था। ये लास्ट 1 मंथ में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का चेंजेस हुआ था। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये स्टॉक मार्केट नहीं सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज आपसे इंश्योरेंस तो करवाते हैं, लेकिन बदले में कोई एजेंट भेजता है और आप जो प्रीमियम भरते हो वो प्रीमियम के अंदर वो एजेंट का कमीशन उठा लेता होगा। यस और नो? हम लोग यस ना, बस यही तो मेरा कहने का मतलब था। और ये इस तरह का बिजनेस का इतना ज़्यादा मतलब बिजनेस क्यों बढ़ा है लास्ट 1-2 महीने में? बिकॉज कोरोना में लोगों को डर बढ़ा है, ज़िंदगी का डर बढ़ा है, तो इंश्योरेंस किया, प्रीमियम भरा और इनका बिजनेस में बोलबाला आया सर। इसीलिए इनका बिजनेस में लास्ट 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। तो कमीशंस ये इंक्लूड हो जाता है वैल्यू के अंदर। पैकिंग इफ चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट इज सिमिलरली पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस भी होता है, इज अनदर एलिमेंट दैट विल बी एडेड टू द वैल्यू इफ इनकर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड बिल्ड टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस ये भी सप्लाई के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। एट द रिसिपिएंट साइट्स, एट द रिसिपिएंट साइट मतलब जहां पर रिसिपिएंट उसको ले रहा है सर्विस को, या तो गुड्स या तो सर्विस जो भी ले रहा हो, will also be added being the amount charged for something done by the supplier in respect of the supply at the time of making the supply. Weighment charges, loading charges, designing charges, etc. incurred before or at the time of supply will be added to the value of a bill to the recipient of supply. तो ये कुछ incidental expenses है, commission, packing, inspection, certifications, installation, testing, weighment charges, loading charges, designing charges, etc. ये सब भी वैल्यू के अंदर चार्ज हो जाता है सर, ये एज पर द सिस्टम। ठीक है, मतलब कौन सा वैल्यू मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई में चार्ज होगा, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उसके ऊपर ये सब पॉइंट्स में हम लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ ना सर? कमीशन, पैकिंग चार्जेस, ये पॉइंट क्या था? इंसिडेंट, हाँ बोलो सर। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस सर ये बहुत सिंपल है सर। आप लोग फैसाई वगैरह जानते हो? फैसाई जानते हो सर? फैसाई, ISO चार्जेस, ये सब जानते हो? फूड कंपनीज को फैसाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये क्या है कि आपका फूड एज पर दी रूल्स है। ये इमेज आप लोग शायद किसी ना किसी कंपनी के मतलब पैकेज के पीछे जरूर देखे होंगे। ये जो लोगो है ये आप किसी ना किसी पैकेजिंग के पीछे जरूर देखे होंगे। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है? अब है ये वाला जो लोगो है फैसाई का, FSSAI रजिस्टर्ड फैसाई फूड लाइसेंस एट लो कॉस्ट 1 डे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, वो अलग है कि वो कोई कंपनी का है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि ये कंपनी का लोगो आपने देखा? ये फैसाई का लोगो है दादा, है ना? ये किसी भी फूड प्रोडक्ट का एक्चुअली ये मेन है, मोस्ट प्रोबेबली ये गवर्नमेंट का है, मे बी, अभी प्रॉपर्ली मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका फूड लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपको फूड आउट ऑफ डेंजर है या फिर जो एज पर रूल्स है, या फिर ISO सर्टिफिकेशन या फिर ISI सर्टिफिकेशन, ऐसे होता है ना सर, ISO ISI, या फिर गोल्ड के ऊपर होता है ना सर, ISI मार्क देखना पड़ता है। हाँ सर, फॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह का जो सर्टिफिकेशंस है ये भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर चार्जेस होता है। और ये चार्जेस किससे लिया जाता है? कस्टमर से लिया जाता है। ये जो चार्जेस सप्लाई का जो मतलब चार्जेस का जो है ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अगर इंक्लूड होता है तो वो इंक्लूजन भी आ जाएगा।
इंस्पेक्शंस भी ऐसे हो सकता है, बड़े बड़े जहाज में जब माल लोड होता है ना, उसका इंस्पेक्शन चार्जेस होता है। जहाज में जब माल लोड होता है तो उसको इंस्पेक्ट करके ही लोड किया जाता है। मतलब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, बड़े बड़े वेसल्स में, बड़े बड़े कंटेनर में प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरा कंट्री पहुंचते हैं, वैसा केसेस में इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सामान जाए तो भी इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्पेक्शन अगर होगा तो उसका चार्जेस भी बहुत हाई फाई होगा। तो इस केस में इंस्पेक्शन चार्जेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो सकता है। समझ में आया सर बात? हाँ एकदम सर। अच्छा, इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, इसके ऊपर भी लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। बट मैंने प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, इसलिए मैं आज की क्लास में आपको प्रोविजंस का ही डीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोविजंस का ही डीलिंग कर ले रहा हूँ। इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, अगर आप डिलेड पेमेंट करते हो, ये सप्लाई प्राइस्ड, ए ने कुछ प्राइस सप्लाई किया, ये सप्लाई प्राइस्ड at rupees 2000 is made, a supply price at rupees 2000 is made with a credit period of 1 month for payment। एक महीने में पेमेंट का करना है, अगर एक महीने से ज्यादा हो इंटरेस्ट लग जाएगा 12% पर एनम इज चार्जेबल। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। अगर 2 महीने से ज्यादा हो जाए तो आपको पेमेंट में देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, दैट इज 1% पर मंथ, दैट इज 1% पर मंथ ऑन रुपीज 2000, on rupees 2000 for 1 month after the free credit period of 1 month is rupees 20। 2000 का 1% कितना हो जाता है? 2000 का 1% 20 हो जाएगा ना सर। 1 मंथ फ्री क्रेडिट पीरियड के बाद आपका 20% चार्ज लग जाएगा ना। Such interest will be added to the value and thus the value of supply will work out to be 2020, assuming the interest to be exclusive of GST। इंटरेस्ट ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट के अंदर जीएसटी नहीं रहेगा। आपको समझ में आया सर कि 2000 का वैल्यूएशन है, बट अगर उसमें एक डिलेड पेमेंट का चार्जेस लिया जा रहा है तो डिलेड पेमेंट का 20 रुपीज भी इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आया? 2000 का 1% कितना हो जाएगा? 20। तो आपका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? अगर एक महीने बाद कोई दे रहा है तो 2020, तो आपका वैल्यूएशन भी 2020 होगा। बोलो सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। बस यही तो पूछना है सर, और क्या। बस एग्जाम्पल्स करने से आपके दिमाग में घुस जाएगा, अच्छा वैल्यूएशंस के अंदर क्या क्या आते हैं, किस लिए आते हैं, उसके पीछे क्या प्रोविजंस है। बस इतना ही बात है। चलो सर, धीरे धीरे ही हम लोग बहुत सारा चीजें कर लिए। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी इज द डेट व्हेन सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। Further, since such charges are in addition in the value of supply, same rate of tax as applicable on the main supply of goods as applicable as well as जो भी होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में आ गए सर, सब्सिडी। हाँ सर, सब्सिडी अब लोग को याद है सर, अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी हो तो इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी हो तो इंक्लूड हो जाएगा। याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था। इवन लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था, अगेन मैं आपको याद दिलाता हूँ। हम लोग लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी किए थे, ये देखो सर, ब्लैक एंड व्हाइट का क्वेश्चन में ही सब्सिडी फ्रॉम ए एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 2000 रिसीव किया था। इसका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सर, एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ उसी को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि सब्सिडी मिलेगा तो उसको वैल्यूएशंस में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए, तो सब्सिडी अगर सरकार से मिले, मतलब सरकार मतलब हमारे देश में 2 ही सरकार है सर, हमारे देश का 2 सरकार है। हमारा जो सिस्टम है इंडिया का, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह का सिस्टम में इंडिया चलता है? स्टेट के अंदर भी पावर है और सेंट्रल का भी पावर है। ऐसा सिस्टम को क्या सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में? तथा की वाले रेट अगे सेंट्रल का भी पावर है, स्टेट का भी पावर है, क्या क्या सिस्टम बोलते हैं इसको? दिल्ली के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ आसाम, स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पावर है ना। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पावर तो इनके हाथ में भी है। क्या सिस्टम बोलते हैं इसको एज पर पार्लियामेंट सिस्टम में? बोलो तो सर आप लोग। चौथा आवाज नहीं आ रहा है क्या?
হ্যালো, আমার আওয়াজ কি আসছে না? किसी को मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या? আসছে দাদা। আসছে। मुझे হ্যাঁ স্যার, ফেডারেল পাওয়ার বলে। ফেডারেল পাওয়ার এতক্ষণ ধরে আমি ওটাই তো শুনতে। আনমিউট হচ্ছিল না স্যার তখন থেকে। ও अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ क्या हो गया। फेडरल सिस्टम, वेरी गुड सर, फेडरल सिस्टम, फेडरल पावर में दोनों के हाथ में थोड़ा बहुत पावर होता है। अच्छा ठीक है, वो अभी कॉन्स्टिट्यूशंस का पढ़ाई तो नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ाई में आप लोगों को मैं ये सब बता सकता हूँ। करेंटली चलो सर, सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज 50, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज 50 फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स अ कंपनी यूजेस इट CSR। क्या यूज कर रहा है सर? CSR। सर आप लोग CSR जानते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जानते हैं सर CSR? हाँ, হ্যাঁ স্যার। कंपनी जो बिजनेस करता है उसका एक सर्टेन अमाउंट CSR के तौर पे खर्चा करना पड़ता है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट 2% का नॉर्मली रेट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो भी प्रॉफिट करता है उसका करीब 2% के आसपास का एरिया उसको मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट में ये एक्चुअली इंडिया में लीगल किया गया। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री मैंडेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रूल्स इन सेक्शन 135 इंडियाज कंपनीज एक्ट मेक इट मैंडेटरी फॉर कंपनीज ऑन a certain turnover and profitability to spend 2% of their average net profit for the last 3 years on CSR। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% उनको देना पड़ेगा सर। किस पे? सोसाइटल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना ही करना है। कोई ज़्यादा भी कर सकता है, टाटा जैसा कंपनी तो ज़्यादा ही करता है, रिलायंस भी आजकल बहुत अच्छा डेवलपमेंट के पीछे काम कर रहा है सर, बट करना ही पड़ेगा सर एज पर कंपनीज एक्ट 135। अब लोगों को मैं कंपनीज एक्ट में भी ऐसे बोलने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर बात आया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही करना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या बोल रहे हैं सर कि a company uses its CSR funds to pay the seller of ₹30 so that the students pay only ₹20। तो सी कंपनी क्या कर रहा है? सब्सिडी दे दिया। नोटबुक का प्राइस 50 है, बट कंपनी कितना पे कर दिया उस बिजनेस को? कंपनी पे कर दिया ₹30। बात समझे कि नहीं समझे? कंपनी पे कर दिया ₹30, तो बाकी स्टूडेंट से और कितना चार्ज करेगा वो? 20 चार्ज करेगा। द वैल्यू ऑफ नोटबुक विल बी ₹50 एज दिस इज ए, ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है कि गवर्नमेंट सब्सिडी है? हेलो, ये गवर्नमेंट सब्सिडी है कि नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है? हाँ सर, कंपनी का CSR गवर्नमेंट से मिला कि प्राइवेट से मिला? प्राइवेट सर। प्राइवेट से मिला, एकदम सर, ये प्राइवेट है, NGO है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल एंड स्टेट। इफ द सेम सब्सिडी इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, द वैल्यू ऑफ नोटबुक वुड बी 20। अगर अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि सेंटर मतलब NGO से मिला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 माना जाएगा, लेकिन अगर ये सब्सिडी जो है, ये सब्सिडी अगर स्टेट या सेंट्रल से मिलता तो फिर ₹30 का मिल गया ना, तो फिर बाकी सिर्फ 20 वैल्यू माना जाता, बट क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट से नहीं मिला है तो इसका वैल्यूएशन 50 माना जाएगा। ओके सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? मौसमी, प्रियतमा बोलो, अनुज, आस्था, समझ में आया? हाँ रोशनी? सर। ओके। सेक्शन दादा। 15 सबसेक्शन 3, थैंक यू सर। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू। डिस्काउंट को वैल्यू से कैसे हटाए? डिस्काउंट को वैल्यू से कैसे हटा सकते हैं हम लोग? इसका एक लिस्ट है, फिर कुछ क्वेश्चंस है, मैं बताता हूं। पहले एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। डिस्काउंट मिलता है ना प्रोडक्ट प्राइस में, ठीक है। सपोज कंपनी डिस्काउंट दे रहा है, अपना ट्रांजैक्शंस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, दे ही सकता है, उसमें क्या है। अब डिस्काउंट 3 टाइम पे दे सकता है, एक एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द सप्लाई, आफ्टर द सप्लाई। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द सप्लाई, आफ्टर द सप्लाई, तीनों टाइम पे डिस्काउंट हो सकता है, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। बट यहाँ पर एक पॉइंट है सर, अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई है या बिफोर द सप्लाई है,
तो उसको इनवॉइस में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल है कि क्या इनवॉइस में है? अगर इनवॉइस में है, यस है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग, अगर इनवॉइस में नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट अलग। बात समझे? डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द सप्लाई, सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे, तो इनवॉइस में है या नहीं है? अगर नहीं है, इफ नो, देन डिस्काउंट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर नहीं है तो डिस्काउंट को सप्लाई के अंदर दिखाना चाहिए। अगर यस, देन डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एकदम। अगर नहीं, यस है, अगर इनवॉइस में है तो फिर डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर ना है तो फिर डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर लेना चाहिए। और अगर डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई हुआ है, अगर डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई हुआ है, तो उसके लिए एक सिस्टम बताते हैं सर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फ्लो चार्ट को समझ में नहीं आएगा फिर से बताना मुझे। आफ्टर दी सप्लाई है इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के टाइम पे क्या एग्रीमेंट बना था वो देखना पड़ेगा। अगर सप्लाई के टाइम पे एग्रीमेंट था डिस्काउंट का तो ठीक है, कैन बी लिंक टू द इनवॉइस, तो उसको इनवॉइस में लिंक कर सकते हैं। और अगर इनवॉइस में लिंक करेंगे तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी भी उसके हिसाब से। आईटीसी क्या है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे किया जाता है, सेल के टाइम पे वो टैक्स का क्रेडिट मिलता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी में रहेगा सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो सबसे वाइटल पॉइंट माना जाता है किसका? एक्चुअली ये जीएसटी का। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स्ड बाय रिसिपेंट, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अगर उसको मतलब डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई है तो इसमें भी क्वेश्चन है कि क्या प्रोपोर्शनेट, क्या लिंक्ड ऑफ इनवॉइस हुआ है? अगर लिंक्ड ऑफ इनवॉइस नहीं है, अगर प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं हुआ है, ठीक है, तो डिस्काउंट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लिंक हुआ, प्रोपोर्शनेट आईटीसी सर्विस हुआ, तो फिर अगर यस है तो फिर ये डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मतलब बेसिकली बात है कि जो इनवॉइस में आता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में, मतलब इनवॉइस में, इनवॉइस क्या है सर? चलान, ठीक है, हमारा जो चलान है, रिसिप्ट है। अगर इनवॉइस में आप डिस्काउंट को शो कर रहे हो, ठीक है, इसका प्रूफ मिल जाता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट प्राइस इतना है, मेरा प्रोडक्ट 100 का है, मेरा 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो अगर आप इनवॉइस में शो कर रहे हो ना, तो उसको ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लिया जाएगा। उसको कंपनी मतलब टैक्स डिपार्टमेंट समझ लेगा कि भाई ठीक है, ये तो प्राइस ही एक्चुअली। लेकिन आप डिस्काउंट बाद में देते हो, लेकिन इनवॉइस में शो नहीं करते हो। आप बात समझे कि नहीं समझे? आप डिस्काउंट बाद में देते हो, इनवॉइस में शो नहीं करते हो। इवन अगर आप पहले भी देते हो और डिस्काउंट इनवॉइस में शो नहीं करते हो, तो उसके रिगार्डिंग एकदम क्लियर कट बता रहा है कि ये डिस्काउंट तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आया? हेलो, इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है हुआ है ना यहाँ पर। क्या इनवॉइस में है? क्या इनवॉइस के अंदर लिंक्ड है? अगर आफ्टर दी सप्लाई भी है तो क्या उसको इनवॉइस के साथ लिंक किया जाएगा? वो तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि अगर मानो कि आफ्टर दी सप्लाई इनवॉइस है, मतलब डिस्काउंट है, तो उसको टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में है कि नहीं है, लिंक्ड किया गया कि नहीं किया गया, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो डिस्काउंट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर यस है तो डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। बिफोर दी सप्लाई डिस्काउंट है या एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट है, अगर यस है तो डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड, बट अगर नो है तो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क कर बोलो। फ्लो चार्ट क्लियर हुआ? अनदर इंपॉर्टेंट एरिया वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का। बोलो ना सर, आप लोगों का हाँ ना मुझे मोटिवेट करेगा। कुछ डाउट होगा तो मैं और कोशिश करूंगा, बोलो तो सर। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू। सर आफ्टर একবার বলবেন? आफ्टर ओके सर, वही तो मैं वेट करता रहता हूँ सर, आप लोगों का डाउट का वेट करता रहता हूँ। डाउट रहता है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, कोशिश में तो कमी नहीं करना चाहिए। आफ्टर दी सप्लाई में मतलब बेसिकली देख, अगर डिस्काउंट आफ्टर दी सप्लाई होगा, अगर डिस्काउंट आफ्टर दी सप्लाई होगा तो देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड इन द टाइम्स ऑफ सप्लाई। अगर एग्रीमेंट में कुछ ऐसा बोला गया है या फिर ना भी बोला गया है, देखना पड़ेगा कि क्या कैन बी लिंक टू द इनवॉइस, क्या इनवॉइस के साथ लिंक किया जा सकता है ये डिस्काउंट को। और अगर इनवॉइस के साथ लिंक्ड होगा तो देख आईटीसी भी तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर डिस्काउंट वैल्यूएशन का आईटीसी जो होगा और नॉन डिस्काउंट वैल्यू का आईटीसी तो अलग होगा। बोल आईटीसी समझ में आ रहा है ना? सिंपल है ना।
कि मेरा परचेस प्राइस, हाँ सर। हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि मेरा परचेस प्राइस चेंज हो जाएगा या फिर मेरा सेल प्राइस चेंज हो जाएगा। डिस्काउंट गिवन का बात कर रहे हैं तो मेरा सेल प्राइस चेंज हो जाएगा। तो सेल प्राइस के साथ मतलब बेसिकली ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, सेल प्राइस से आईटीसी सेल प्राइस का जो जीएसटी है उसको लेस करते हैं। तो अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ठीक है, अगर हो जाता है तो ठीक है ना, अगर इनवॉइस में शो कर पाते हैं एज पर द एग्रीमेंट तो ओके है, नो प्रॉब्लम। तो डिस्काउंट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर ना है तो फिर डिस्काउंट वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट मान लेगा। बुझते पारली कि रे? हाँ सर। ঠিক আছে, সিম্পল, বেশি টাফ করার দরকার নেই। अच्छा, अब देख कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम लोग डेली लाइफ में ऐसे पॉइंट के साथ सामना करते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट के साथ हम लोग डेली लाइफ में सामना करते हैं, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। एक मिनट रुक, अब सारा का सारा पॉइंट में डिस्काउंट लेके ही बात करूंगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर। ठीक है, एक एक पॉइंट डेडिकेटेड टू डिस्काउंट। ठीक है, जैसे एक डिस्काउंट है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में एक डिस्काउंट है, ध्यान से सुनना सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज सुनना। स्टैगर्ड डिस्काउंट, सर व्हाट इज स्टैगर्ड डिस्काउंट? बाय मोर सेव मोर ऑफर्स, ये चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? बिग बाजार, फिर क्या बोलते हैं, मोर, या फिर रिलायंस, बाय मोर सेव मोर, ये वाला देखे कि नहीं देखे आप लोग? बाय मोर सेव मोर ऑफर, हाँ देखे हैं? अब ये बाय मोर सेव मोर, ठीक है, फ्लिपकार्ट भी देता रहता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट देता रहता है ये बाय मोर सेव मोर, इसके ऊपर बहुत सारे कंपनीज अपने अपने बिजनेस में काम करते रहते हैं। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में जीएसटी इसको किस तरह से ट्रीट करता है वही यहाँ पर बोल रहा है सर। इन केस ऑफ स्टैगर्ड डिस्काउंट, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर कॉन्सेप्ट। इसको अपडेट किया गया सर सर्कुलर नंबर 7 मार्च 2019 में। In case of staggered discount, rate of discount increase with increase in purchase volume. In case of staggered discount, rate of discount increase with increase in purchase volume. For example, get 10% discount for purchase of above 5,000, 20% discount on purchase above 10,000, and 30% discount on purchase above 20,000. Such discounts are shown on invoice itself. Such discounts are excluded to determine the value of supply. ये डिस्काउंट वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई से बाहर होना चाहिए, बिकॉज ये तो कंपनी पहले से ही बता दे रहा है ना कि अगर आप 5,000 के ऊपर का शॉपिंग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 10,000 के ऊपर का शॉपिंग करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 20,000 के ऊपर का शॉपिंग करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो पहले से ही बोल रहा है, तो इसको इनवॉइस में दिखाना चाहिए और इसको वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बात एकदम सिंपल है ना? हेलो, समझ में आ गया ना सर? स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स का कॉन्सेप्ट। हाँ सर। तो अगर आप ऐसे कंपनीज में एज ए जीएसटी कंसल्टेंट काम करते हो तो आपको इसको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई या वैल्यूएशन ऑफ गुड्स का कैलकुलेट करने के टाइम पे सर्विस का। पीरियडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय द सप्लायर्स टू देयर स्टॉकिस्ट एटसेट्रा। ठीक है, स्टॉकिस्ट को देता है, मतलब जिसको स्टॉक देता है, मतलब सप्लायर अपना जो स्टॉकिस्ट है उसको इस तरह का डिस्काउंट देता है। फॉर एग्जांपल, गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% इफ यू परचेस 10,000 पीसेस इन अ ईयर। अगर आप साल में 10,000 पीसेस लेते हो तो 1% डिस्काउंट ले लेना। गेट एडिशनल डिस्काउंट 2% अगर आप 15,000 पीसेस लेते हो तब ले लेना। सच डिस्काउंट्स आर एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर इनटू और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, though not shown on their invoice, as the actual quantum of such discount gets determined after the supply has been effected and generally at the year end. In a commercial parlance, such discounts are colloquially referred to as volume discount. Such discounts are passed on by the supplier through credit notes. ये credit notes के through से पास किया जाता है कि भाई आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये सप्लायर क्रेडिट नोट देता है किसको, मतलब जो स्टॉकिस्ट है उसको दे रहा है। सच डिस्काउंट्स आर एक्सक्लूडेड, सच डिस्काउंट्स आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई provided they satisfy the parameters, provided they satisfy the parameters laid down in section 15 subsection 3, including the reversal of ITC by the recipient of the supply as is attributable to the discount on the basis of documents issued by the supplier.
मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो सर ये 10,000 पीसेस ही नहीं यार, कोई थोड़ी ना एक ही बार में ले लेता है, ये तो चलता रहता है ना। आप बात समझ रहे हो? साल भर में, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज किसी कोई गाड़ी का डीलर है, कोई मोबाइल फोन का डीलर है, ठीक है, तो सप्लायर स्टॉकिस्ट को तो दे रहा है, लेकिन पॉइंट है कि आप क्या 10,000 पीसेस या 15,000 पीसेस एक ही बार में ले लोगे, या फिर चलता रहेगा मंथली बेसिस में, या फिर वीकली बेसिस में, या फिर डे टू डे बेसिस में? ये सर नो। हेलो, बात ये समझ में आ रहा है? पीरियडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट्स या वॉल्यूम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक स्टॉकिस्ट, सपोज मानो मैं स्टॉकिस्ट हूं, अनुज, अनुज है कि नहीं? बोल। हाँ सर। हाँ बोल। तू क्या बोलूं? मेरे, हाँ तू मेरे को बोल कि सपोज मैं स्टॉकिस्ट हूँ, तू सप्लायर है, ठीक है, तू हाँ गुवाहाटी से मुझे चाय सप्लाई करता है, ठीक है, हाँ पैकेजिंग में, तो तू आसाम से मुझे चाय सप्लाई करेगा, बेस्ट क्वालिटी चाय, तो मैं तेरे से अगर 10,000 पीसेस लूंगा तो क्या एक ही बार में ले लूंगा, या फिर मतलब एक ही बार में 10,000 पीसेस पैकेट लेके क्या करूंगा? मैं मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में, एज पर सेल कॉन्सेप्ट में चलूंगा ना। सर, सेल करने अभी सर अगर आप स्टॉकिस्ट है तो सर आपको तो लेना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बात समझ, मतलब तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं एक ही बार में 10,000 ले लूंगा। अब वो तो हाँ तेरे सर। साथ मेरा बिजनेस तो मेरा तेरे साथ चलता जाएगा ना, मैं ऑब्वियसली हाँ स्टॉकिस्ट हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं, तू मुझे एक ही बार में सारा सप्लाई कर देगा। तेरा भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरा मैन्युफैक्चर इतना हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे तू हाँ करेगा हाँ ना, हाँ कि इस मंथ हाँ में सर। 500 दिया, नेक्स्ट मंथ में 700 पैकेट दिया, उसके बाद 1000 पैकेट दिया, डिपेंड करता हाँ है। सर। तो इसीलिए ये जो बात है, इसका कॉन्सेप्ट को, मतलब कोई कोई स्टॉकिस्ट पूरा साल भर में कितना पैकेट लिया है, ये तो ईयर एंड में पता चलेगा कि हाँ आपने 10,000 पीस लिया कि 15,000 पीस लिया, ये तो ईयर एंड में पता चलेगा, फिर ना वो डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा कि 1% की 2% की वो तो तोता है बोझा सर। गए एटा। सर वो तो सर उसके मतलब एक बार में आप कितना सामान उठा रहे हैं सर, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन इसको ईयर एंड में कैलकुलेट करना हो, मतलब किया जाता है, जो सप्लायर है वो स्टॉकिस्ट को एक्चुअली कितना सप्लाई दिया पूरा साल में, हम्म। इन्हें ईयर कॉन्सेप्ट में, तो उसमें वो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, 1% मिलेगा कि 2% मिलेगा, इट्स डिपेंड। ये एग्रीमेंट एंटेड इनटू एन बिफोर और टाइम ऑफ सप्लाई थ्रू नॉट शोन ऑन द इनवॉइस। नॉर्मल टाइम में इनवॉइस में शो नहीं होता, लेकिन इसका जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, ये सप्लायर क्या करता है, क्रेडिट नोट के थ्रू से दे देता है अपने स्टॉकिस्ट को। Such discounts are excluded to determine the value of supply provided they satisfy the parameter laid down। मतलब जो 15 सबसेक्शन 3 में बोला गया है उसके हिसाब से वो लोग इसको सारा का सारा कॉन्सेप्ट को मेंटेन किया। आईटीसी रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रूव कर पाया, तभी जाके, मतलब बेसिकली जीएसटी का अकाउंट्स मेंटेन, जीएसटी का इनवॉइस मेंटेन, क्रेडिट नोट मेंटेन, सब कुछ कर पाएगा, तभी जाके वो एक्चुअली ये एक्सक्लूड कर पाएगा, अदरवाइज इसको एक्सक्लूड करना मुश्किल है। बस सिंपल यही बात कर रहा है, पीरियडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट। समझ आ गया रे? तथा रोशनी बोलो सर, आस्था, हाँ सर। ओके सर, है दादा। मौसमी बोल, प्रियतमा क्लियर है कि नहीं है? सेकेंडरी डिस्काउंट ये क्या है? दीज आर द डिस्काउंट्स व्हिच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर। फॉर एग्जांपल, मेसर्स ए सप्लाइज 10,000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स टू मेसर्स बी एट ₹10 पर पैकेट, बहुत बढ़िया। आफ्टरवर्ड्स मेसर्स ए रिवैल्यूज इट्स ₹9 पर पैकेट। पहले 10% करके सप्लाई कर दिया, फिर मिस्टर ए उसको रिवैल्यू किया 9% पर पैकेट के। सब्सिक्वेंटली मिसेस ए इश्यूज ए क्रेडिट नोट टू मिसेस बी। समझ रहा है? मिसेस ए 9% रिवैल्यूड किया सप्लाई कंप्लीट होने के बाद, फिर वो बोल रहा है कि क्रेडिट नोट दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब परचेस होगा ना तब 1 माइनस हो जाएगा। अभी माइनस नहीं करेंगे, क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट चलता है बिजनेसमैन के बीच में। क्रेडिट नोट में क्या होता है कि अगर आपको, आपके पास 1% का क्रेडिट है पर पैकेट के हिसाब से, जब नेक्स्ट टाइम आप परचेस करोगे ना तो आप उस टाइम पे 1% करके कम दे देना, ठीक है, लेकिन हाँ करंट वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली कम दिखेगा। सच सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये एक्सक्लूड नहीं होगा, and not known at the time of supply and the condition laid down in section 50 subsection 3 clause b are not satisfied। इस तरह का डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट मेंटेन नहीं हो सकता सर। वही मैं बोला ना, आप नेक्स्ट टाइम जब इसको इशू, मतलब बिस्किट्स पैकेट खरीदने जाओगे तब एडजस्ट होगा, अभी नहीं होगा। तो अभी तो आप इसको वैल्यू में माइनस नहीं कर सकते। बात समझ में आया?
मतलब 10,000 पैकेट करके अभी आपका कितना वैल्यूएशन हुआ? 10,000 करके 10% तो कितना हो जा रहा है सर? 1 लाख। लेकिन अगर आप 9% करके करते 10,000 इंटू 9 करके कितना होता? 90,000। 10,000 का कमती होता ना, लेकिन ये अभी नहीं हो पाएगा सर, ये सेकेंडरी है। इसको -1 आप कर सकते हो, क्रेडिट नोट दिया आपको, क्रेडिट नोट दिया आपको, ये -1 आप कर सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम जब बिस्किट पैकेट परचेस करने जाओगे तब कर सकते हो, अभी तो नहीं मिलेगा। ये 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी को मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है सर, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट का इशू को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो सेकेंडरी डिस्काउंट कभी भी अलाउ नहीं करेगा। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अरे सर बढ़िया सर। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिस्काउंट डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। रॉयल बिस्किट्स कंपनी गिव a discounts of 30% on the list price to the distributors. Thus for a certain for a carton of spice biscuits in the invoice the list price is mentioned ₹200. मतलब लिस्ट में दाम है 200 करके, which a discount of 30% is given to arrive at the final price of 140. 200 का 30% मतलब कितना? 200 का 30% मतलब 60 रुपीज ना। 200 का 60%, 60 रुपीज। इसका मतलब आपका फाइनल प्राइस कितना हो गया? 140। सही है ना? हाँ सर। The value is 140 as the discount is allowed at the time of supply and shown in the invoice. क्योंकि ये सप्लाई में अलाउड किया गया, एट द टाइम ऑफ सप्लाई में हुआ और इनवॉइस में भी दिखाया गया। तो अगर इनवॉइस में है और सप्लाई के टाइम पे हुआ है तो नो प्रॉब्लम सर, एकदम नो प्रॉब्लम। आपका वैल्यूएशन 200 नहीं 140 माना जाएगा। सर 200 होने से क्या प्रॉब्लम हो जाता? 200 में और 140 में क्या फर्क हो जाता है? सर 140 के ऊपर अगर मानो कि 12% का जीएसटी है या 5% का जीएसटी है, इसका 140 का 12% जीएसटी ज़्यादा होगा कि 200 का 12% जीएसटी ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 200 का ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपको वैल्यूएशन करने में टाइम पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट सी वैल्यूएशन करना चाहिए। आप कितना डिस्काउंट दिए हो, आप कितना डिस्काउंट नहीं दिए हो, सारा का सारा हिसाब आपके हिसाब से ठीक ठाक होना चाहिए। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एक इंपॉर्टेंट एरिया सर। द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल appliances with its dealer is that purchase of rice cookers over 1000 pieces in Diwali. राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डीलर के साथ क्या एग्रीमेंट बना रहा है? राइस कुकर्स ओवर 1000 pieces इन दिवाली मंथ विल एंटाइटल देम टू डिस्काउंट ऑफ 5% पर कुकर। अगर वो 1000 पीस से ज्यादा कुकर उठाते हैं तो पर कुकर में 5% करके डिस्काउंट मिलेगा। Therefore, the quantum of discount can be determined only at the end of Diwali month. However, since the agreement relating to discount was in existence at the time of supply and the discount can be worked out for each invoice, such post-supply discount will be allowed as deduction from the value of supply of the rice cookers. Raju Electrical Appliances can issue credit note for 5% of the value of goods. हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ रखे थे सर। Along with the GST and claim adjustment of excess tax paid, the dealer must reverse the proportionate input tax credit on the relevant stock to bring it in the line with the reduced tax. मतलब बेसिकली ये तो वही वाला बात हो गया ना सर कि वो ईयर एंड का जो डिस्काउंट था कि भाई 1000 पीसेस वो दिवाली मंथ में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। 5% पार को करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो दिवाली मंथ के बाद ही पता चलेगा या फिर ईयर एंड में पता चलेगा जब पूरा काम खत्म हो जाएगा कि भाई उसने 1000 पीसेस से ज़्यादा लिया कि नहीं लिया। अब इसके लिए राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या करेगा? अपना जो स्टॉकिस्ट है उसको क्रेडिट नोट देता जाएगा 5% करके वैल्यू ऑफ गुड्स में। अब अगर उसका 1000 पीसेस होता है तभी मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। तो अगर हिसाब बराबर होता है तो जाके ये हो जाएगा। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, ये एडजस्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ और हिसाब किताब होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन ये वाला देखो सर, पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड PBBL, Pink and Blue Private Limited, sold goods to Orange Private Limited on 15th January at rupees 50,000 exclusive of taxes and discounts and charged rupees 9,000 as IGST at the rate of 18%. ठीक है सर, 50,000 का क्या था सर? 15th January 50,000 and charged rupees 9,000 as IGST. The terms of supply stipulated that discount at the rate 2% will be given to
Orange Private Limited if it makes the payment within 1 month of the supply. Orange Private Limited avails the input tax credit of rupees 9,000 in the month of January and makes the payment for the goods on 10 February. Pink and Blue Private Limited issues credit note for 1180, that is 1000 for value of discount and 180 for proportionate IGST leviable thereon to Orange Private Limited on 11 February. After receiving credit note, Orange Private Limited reverses the input tax credit of rupees 180 attributable to the discount given for PBBL, but the Pink Blue Private Limited can reduce its GST liability of the month of February by rupees 180. OPL would have paid 57,820. OPL को कितना करना चाहिए? 57,820. कैसे सर? 50,000 का गुड्स था, पिंक एंड ब्लू ने कितने का गुड्स दिया था? ऑरेंज को 50,000 का, 9,000 का क्या था सर? जीएसटी था। लेकिन सर बाद में 1,000 वैल्यूएशंस के ऊपर, क्योंकि जीएसटी रेट कितना है? 18%। अब इसमें से 1,000 क्या हो गया सर? ये देखो, PPBL issues credit note for 1180, that is 1,000 for value of discount and 180 for appropriate IGST leviable thereon. मतलब वो क्या बोला था कि the terms of the supply stipulated that discount at the rate 2% will be given to OPL if it makes the payment within 1 month of the supply. OPL avails the ITC credit of 9,000 in the month of January and makes the payment for goods on 10 February. PPBL क्या किया? क्रेडिट नोट इशू किया 1180 का। अब इस 1180 का क्या खेल है कि 1000 तो वैल्यू है और 180 इसका 180 क्या है सर? 18% का जीएसटी है और 1000 का इसका वैल्यू है। अब ये 1000 इससे माइनस करेगा, 50,000 और 9,000 तो वैल्यू है, 1000 का वैल्यू चला जाएगा और ये 180 का भी वैल्यू चला जाएगा। तो अल्टीमेटली 57,820 टू पीपीबीएल, मतलब ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड कितना पे करेगा पीपीबीएल को? 10 फरवरी को पे करेगा 57,820। ये रहा बेसिकली पूरा एरिया। बोलो सर, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ? बोलो सर, एक बार आराम से ध्यान से पढ़ो पूरा एग्जाम्पल्स को, फिर आप लोग मुझे बताओ कि कहां पर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत हुआ तो बोलो सर। पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड कितने का गुड्स होल्ड किया था? 50,000 का, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। लेकिन उसके ऊपर जब टैक्स और डिस्काउंट लगाया तो अल्टीमेटली कितना आया? IGST 18% का, मतलब इंटर स्टेट था, इसीलिए 18% का GST आया। The terms of supply stipulated that discount at the rate 2% will be given to OPL अगर वो पेमेंट करता है within 1 month of the supply। बहुत बढ़िया। OPL avails the input tax credit of 9,000। Orange Private Limited ITC avail किया था 9,000 का in the month of January को। बहुत बढ़िया सर, जनवरी को ITC avail किया था 9,000 का and makes the payment for the goods on 10th February। लेकिन गुड्स का पेमेंट कब किया? 10 फरवरी को किया। बात को ध्यान से सुनना। और इधर इसको कितने का हुआ था? 15 जनवरी को हुआ था। PPBL इश्यूज क्रेडिट नोट फॉर 1180, कितने का? 1 मंथ के अंदर किया ना, तो 1180 का एक्चुअली उसने क्या कर लिया? 1180 कैसे मिला सर? 1000 फॉर वैल्यू, ठीक है, मतलब 50,000 का 2% सर, बात को समझो। 2% का 2% विल बी गिवन टू OPL, स्टिपुलेटेड द डिस्काउंट एट द रेट 2% मिलेगा उसको। तो 1000 क्या हो गया? 50,000 का 2% कितना होता है सर? 50,000 का 2% 1000 होता है कि नहीं होता? हेलो बोलो सर। हाँ सर। तो ये 1000 का वैल्यूएशन है और इसका जीएसटी कितना हो जाएगा? 180, 18%। तो 1000 फॉर वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि वो 1 मंथ के अंदर पेमेंट कर दिया था, और 180 फॉर प्रोपोर्शनेट IGST लिवेबल देयरऑन टू OPL ऑन 11 फरवरी। तो ये तो क्रेडिट नोट में दे दिया था उसको। आफ्टर रिसीविंग क्रेडिट नोट, किसको मिला क्रेडिट नोट? OPL को मिला। किसके थ्रू से? PPBL के थ्रू से। OPL रिवर्स दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा बिकॉज उसको एक्स्ट्रा मिला है ना। तो 180 attributed to the discount given by the PPBL and PPBL can reduce its GST liability of 1 month of February by rupees 180। अब OPL के पास क्या रहा? 50,000 का था, 9,000 का भी पेमेंट किया था, लेकिन इससे 1000 भी माइनस होगा, 180 भी माइनस होगा। अब पेमेंट कितना करना है? 57,820। बोलो सर, ये 2% डिस्काउंट के कारण पूरा खेल ही बदल गया था। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। जब स्टार्टिंग में नहीं समझ पाए थे कि 2% कहां से आ गया, 1000 कहां से आ गया, अब बताओ सर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर, एनी डाउट तो पूछो। सर लास्ट वाला पार्ट वापस रिपीट कर देंगे सर? कौन सा वाला सर? लास्ट वाला जो आप बोले ना सर, वो उसका पेमेंट का।
अरे तू 50,000 का गुड्स लिया था, मतलब हाँ सर। पिंक ब्लू, सपोज मान कि तू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, हाँ। तो कौन किससे लिया है? तू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड है और मेरे पास सपोज मान कि पिंक ब्लू है, ठीक है, तो मैंने तेरे को सोल्ड किया, तू ऑरेंज है, तो तेरे को मैंने कितने का सोल्ड किया 15 जनवरी को? 50,000 का। अब इसके अंदर टैक्सेस भी है, डिस्काउंट्स को एक्सक्लूसिव किया गया है एंड चार्ज किया IGST 9,000, जिसका रेट है 18% का। जीएसटी रेट कितना है? 18% 18%। का। द टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड दैट डिस्काउंट 2% मिलेगा तेरे को, विल बी गिवन टू ओपीएल। मतलब कौन किसको देगा? पिंक ब्लू देगा ऑरेंज वाले को, इफ इट मेक्स द पेमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द सप्लाई। अब 15 जनवरी को पेमेंट, मतलब मैंने तेरे को सप्लाई किया था और ओपीएल एवेल्स द आईटीसी। अब ओपीएल क्या है? वो आईटीसी एवेल कर लिया 9,000 का इन द मंथ ऑफ जनवरी, बिकॉज वो पेमेंट किया ना 9,000 का, हाँ सर। 9,000 का वो पेमेंट किया तो आईटीसी अपील कर लिया, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये उसका अवेलमेंट में आ गया कि भाई क्योंकि मैंने पेमेंट किया तो मेरे आईटीसी में तो 9,000 आ गया इन दी मंथ ऑफ जनवरी में, एंड मेक्स द पेमेंट फॉर द गुड्स। अब इस गुड्स का जो पेमेंट था वो 10 फरवरी को कर दिया। अब 15 जनवरी और 10 फरवरी 1 मंथ के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हुआ। अब पीबीबीएल मतलब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट नोट इशू कर दिया, मतलब मैं तेरे को क्रेडिट नोट दे दिया कि भाई आपको तो डिस्काउंट मिल गया, लेकिन मैंने कितने का क्रेडिट नोट इशू किया? 1180 का डिस्काउंट इशू किया। क्यों? बिकॉज 1000 का गुड्स का वैल्यू है, अरे 50,000 का 2% 1000, और डिस्काउंट हाँ। इसका अंदर इसका जीएसटी कितना है? 1000 का जीएसटी 18%, तो 1000 फॉर द वैल्यू हाँ। ऑफ डिस्काउंट एंड 180 फॉर प्रोपोर्शनेट आईजीएसटी। तब जाके ठीक है। मैंने तेरे को क्रेडिट नोट दिया 1180 का, ठीक है। अब हाँ। तू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड 11 फरवरी को तेरे को रिसीव, क्योंकि 10th को तू पेमेंट किया, अब 11th को तब क्रेडिट भी तेरे को मिल गया। आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट, मैंने तेरे को क्रेडिट नोट दे दिया। ओपीएल क्या किया? उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिवर्स करेगा ना, वो 9,000 का क्रेडिट दिखा रहा था, अब तो उसको उससे ज्यादा क्रेडिट, मतलब कम क्रेडिट मिलेगा ना, क्योंकि उसका डिस्काउंट हो गया, तो हाँ सर। क्रेडिट कम हो जाएगा, 1000 का वैल्यू कम हो गया है, तो ठीक है, तो रिवर्स करना पड़ेगा उसको आईटीसी का क्रेडिट जो, और 180 हजार एट्रीब्यूटेबल का हो टू, गया 1180 का। हाँ रिवर्स 1000 करना का पड़ेगा। 1180 का होगा ना? 1180 का होगा, 1000 भी आएगा उसके अंदर से और 180 भी होगा, क्योंकि ये तो इंक्लूडिव जीएसटी था ना 9,000, हाँ हाँ सर वही। ठीक है। तो 180 एट्रीब्यूटेबल टू दी डिस्काउंट गिवन बाय बी पीबीबीएल, एंड मतलब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड नाउ रिड्यूस इट्स जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। लायबिलिटी कम हो गया पिंक ब्लू का, मतलब जो एक्चुअली पिंक ब्लू को क्या करना पड़ेगा? पिंक ब्लू को ऑरेंज से लेके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ऑरेंज से लेके पिंक ब्लू किस क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। अब ओपीएल वुड हैव पेड कितना पे करेगा? पहले 50,000 था, 9,000 भी था, अब उसमें से माइनस हो जाएगा 1000 और 180, तो अल्टीमेटली वो पे करेगा 57,820 किसको? पिंक ब्लू को। मतलब तू ऑरेंज मेरे को पिंक ब्लू को देगा और पिंक ब्लू इस अमाउंट को गवर्नमेंट को दिखाएगा, और उसका भी अपना कुछ अगर आईटीसी रहेगा तो वो भी क्लेम करेगा। हाँ सर समझ आ गया सर। आया सर स्टोरी? हाँ सर आ गया आ गया। ओके, बाकी सबको पूछ रहा हूँ। में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है सर। रोशनी, प्रियोतमा बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? है दादा। प्रियोतमा क्लियर है? तथा हाँ सर। मौसमी आस्था क्लियर है ना? স্যার हाँ বলছি सर। এই ডিসকাউন্টের উপরে কি আলাদা করে আইজিএসটি চার্জ, মানে সেপারেট আইজিএসটি চার্জ হলো? আরে 1000 টাকা, হ্যাঁ মানে 1000 টাকার মধ্যেও তো ডিসকাউন্ট আইজিএসটি ঢুকে আছে নাকি? যদি 50,000 টাকার 2% ডিসকাউন্ট হয়, 50,000 টাকার 18% কত হয়? 9,000 তো, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আমি যদি 50,000 থেকে 50,000 से अगर मैं 2% को लेस कर दूं तो ये कितना लेस हो जाएगा? 1000 लेस हो जाएगा। तो अगर 50,000 का 18% जीएसटी 9,000 है, तो इसके से अगर 1000 निकालू तो फिर इसका भी तो जीएसटी पार्ट रहेगा इस 1000 का। বল। হ্যাঁ 50,000 এর 18% 9,000। अब আমি তোকে বলেছি, मैंने तेरे को बोला कि 2% डिस्काउंट दूंगा अगर तू मुझे 1 मंथ के अंदर पे करेगा। तूने पेमेंट किया और मैंने तेरे को 2% डिस्काउंट दे दिया, तो 1,000 तेरा यहाँ से हटा देंगे 50,000 से। अब 1,000 तेरा 50,000 की वैल्यू से अगर मैं लेस कर दूं
तो फिर तेरे 1000 का जो वैल्यूएशन मैंने लेस किया, इसके अंदर तेरा जीएसटी भी तो अलग से चार्ज होना चाहिए जो तेरे को मिल गया था। इस 18% का 9000 के अंदर जो था वो अमाउंट भी तो आईटीसी में तू 9000 दिखा रहा था। अब 9000 की जगह से मेरे को 180 भी तो जो 1000 के लिए था वो 1000 भी तो प्रोपोर्शनेट में ऐड था इसके अंदर, इस 9000 के अंदर। ये सुन नो, हाँ तो उसी को तो लेस करना पड़ेगा ना। दैट इज द रीजन कि 180 लेस हो रहा है। 1000 के लिए भी तो था ना जीएसटी, लेकिन 1000 तो তো तुम তাই नहीं दे। জন্যই পুরো ক্রেডিট নোটটা পুরো 1180 উপরে এসেছে। एग्जैक्टली दैट इज द रीजन कि क्रेडिट नोट पूरा 1180 के ऊपर आया। बोझा गया? হ্যাঁ স্যার। यही तो है सर जीएसटी का एक्सपर्टाइज। अगर आप लोग जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहोगे तो आप लोग धीरे धीरे ये सब बातें समझना सीख जाओ, ठीक है। ये सब बातें केस स्टडीज समझोगे ना सर, जीएसटी ना एकदम सुपर पानी लगेगा। अगर आप केस स्टडीज को समझ लोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। दैट इज द रीजन मैं केस स्टडीज को कराने में इतना ज़्यादा टाइम लेना का पसंद करता हूँ, क्योंकि जीएसटी सिर्फ प्रोविजंस में पड़ेगा ना, आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा, सीरियसली। Examples of discount not deductible from value of supply, ठीक है। In the above example, in the terms of supply did not provide for discount at the 2% for payment within। एक काम करते हैं सर, कुछ एग्जाम्पल्स आपको घर में पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, प्लीज गो थ्रू करना। कुछ डाउट है तो मुझे पूछिएगा, ठीक है सर। मतलब एक्चुअली मैंने इसके रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड एरिया था मैंने आपको को बोल के रखा, लेकिन अगर कुछ डाउट है एग्जाम्पल 13 और 14 आप लोग प्लीज घर में गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। सबको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। ये जो नोट्स है ये पूरा डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। ये जो इलस्ट्रेशंस है सप्लाई का ये मैंने करवा दिया ब्लैक एंड व्हाइट का, तो फिर नो इशू। आप लोग जो लोगों ने क्लास मिस किया वो प्रीवियस वाला जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्लास है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट दिन मैं क्या काम करूंगा सर, एक चीज बाकी रह गया, दैट इज टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में गुड्स के बारे में मैंने बोल दिया था। मुझे बस आप लोगों को बोलना है सर्विस के बारे में, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करके सर्विस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस उसके बारे में बात करके फिर मैं आईटीसी पकड़ लूँगा, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन सर मज़ा आ जाएगा, बिकॉज वो तो जीएसटी का एकदम ताबड़तोड़ एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जिन लोगों का बेसिक है उनको बेसिक कराऊंगा मैं, ठीक है सर। क्लियर हुआ ना सर सबको? है दादा। ओके, ठीक है। रोशनी, प्रियतमा, समझ में आ गया? मौसमी, आस्था, बोलो क्लियर है सर? क्लास समझ में आया? बस नोट दे दूंगा, आप लोग घर में फटाफट एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई को एग्जाम्पल्स वगैरह को लिख लिख के पढ़ लो, क्वेश्चंस को जहाँ पर क्वेश्चंस है उसको कर लो, बस एनफ है और कुछ नहीं चाहिए। फिर एमसीक्यू सॉल्व करना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, फिर बाय, टाटा फिर आज। রাখছি দাদা। ओके रोशनी, टाटा, गुड नाइट। गुड Bye. नाइट। बाय सर। बाय 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 अनुज, बाय सर। बाय मौसमी।